जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो है हम ये रिव्यू 3 करने लगे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं जी। हेल्थ एंड वेल बीइंग आर एसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। कमेंट, इस पे आपने कमेंट करना है। हेल्थ एंड वेल बीइंग आर health and well-being enable productivity, happiness and resilience, benefiting the individuals and society. They foster strong relationships, improved quality of life and the economic growth। ठीक है, अगर इस बात पे कमेंट करें तो इंसान की जो हेल्थ और वेल बीइंग है वो इन्हीं चीज़ पे डिपेंडेंट है कि कैसे उसके रिलेशंस हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है और वो फाइनेंशियली कैसा है। उसके बाद है व्हाट पॉजिटिव इम्पैक्ट डज ट्रेवलिंग हैव ऑन द माइंड एंड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। Traveling broadens perspectives, reduces stress, and boosts creativity and self discovery. It improves mental clarity, physical health, and fosters personal growth। ठीक है, अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस पानी में हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। जो लोग घर से बाहर नहीं निकले उनके मुकाबले में जो ट्रेवलर होगा उसके थोड़ा सा नर्व स्ट्रांग होंगे, मेंटल क्लैरिटी होगी उसको। What are your thoughts about the poem Two Mothers Remembered by John Snow? Duncanson gave your opinion about the relationship shared by the mother daughter in the poem. Two Mothers Remembered explores the intimate mother daughter relationship, highlighting the unconditional love, shared legacy, and bittersweet nostalgia. The poem celebrates the feminine heritage and intergenerational bonding। अच्छा, ये बिटर स्वीट नॉस्टैल्जिया किसको कहते हैं? पास्ट या माजी की यादों को कहते हैं। अनकंडीशनल का क्या मतलब होता है? इसकी कोई कंडीशन ना हो, जो चीज़ नेचुरल हो। क्या है? माँ और बेटी का एक ऐसा प्यार दिखाया गया है कि जिसमें औरत, वो लड़की जो है अपने माजी को याद कर रही है कि उसकी माँ कैसी होती थी और बुढ़ापे में अब कैसी है। What do you think is the main point of the story of Grigor Semsa? Explain concisely. Grigor Semsa's story explores identity, isolation, and the human condition through alienation and transformation. His metamorphosis highlights struggles with the acceptance and understanding। हम देखते हैं कि वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है, और ये सारे थीम हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Briefly describe any one thing that you like the most about the poem Travel। You may choose word, phrases, or lines from the poem to support your description। The poem Travel inspires exploration and growth with the phrase "where below another sky." It shows that with the traveling you go to another world according to your own interest, leaving behind the worries of life। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी जब ट्रैवलिंग पे जाना हो तो कुछ ऐसे दोस्तों को साथ ना ले जाएँ जो जाने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि आप उनको ज़बरदस्ती ले जाएँगे तो वो एन्जॉय नहीं करेंगे। जहाँ आपने जाना है बेशक अकेले चले जाएँ, वहाँ जो लोग आपको मिलेंगे वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होंगे। तो सफ़र पे मेरा तो मानना ये है कि कहा ये जाता है कि सफ़र पे आपका फ्रेंड्स नहीं सोलमेट होने चाहिए। होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड सोलमेट। ठीक है? तो आगे चलते हैं। उसके बाद वर्ड हैं जी। डिड्यूस्ड मीनिंग है और डिक्शनरी मीनिंग है। डिड्यूस्ड मीनिंग आपको पता है कि जिस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज़ किया गया उसे डिड्यूस्ड मीनिंग या कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कहते हैं। और डिक्शनरी मीनिंग वो होता है जो जनरली पूरी सबके लिए एक होता है। देखते हैं इम्पेडिमेंट्स का क्या होता है। डिड्यूस्ड मीनिंग है बैरियर टू द प्रोग्रेस, जो चीज़ आपको तरक्की ना करने दे रही हो। अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए हिंड्रेंस या ऑब्स्टैकल है। स्ट्रेनस का क्या मतलब है? रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट। ठीक है, अगर इसी का डिक्शनरी मीनिंग देखें डिमांडिंग, फिजिकली, मेंटली इंटेंस। ठीक है। इंसिस्टेंट किसका है? इसका क्या मतलब है? इसका अगर डिड्यूस्ड मीनिंग देखें अनयील्डिंग या परसिस्टेंट है, जिससे कोई भी चीज़ अनयील्डिंग ना मिल रही हो। तो अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें परसिस्टेंट, डिमांडिंग अटेंशन। ठीक है, कि जिस पे ज़्यादा टाइम गुजारा जाए। डिवोरिंग का क्या मतलब होता है? कंज्यूमिंग इंटेंसली, जो चीज़ बहुत जल्दी से खाई जा रही हो, ख़त्म हो जा रही हो। ईटिंग
voraciously consuming completely। डिसकर्टसी का क्या मतलब है? डिसरिगार्ड फॉर द अदर्स। और इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? रूडनेस और लैक ऑफ रिस्पेक्ट। कारवान का क्या मतलब है? मोबाइल असेंबली और एडवेंचर, या फिर मोबाइल असेंबली, ये मोबाइल वो वाला मोबाइल नहीं है जो आप यूज़ करते हैं। मोबाइल का मतलब होता है आज़ाद, ठीक है, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ट्रेवलिंग ग्रुप और कन्वॉय। माइंडफुलनेस किसको कहते हैं? इंटेंशनल फोकस या एक्सेप्टेंस को कहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। उसके बाद देखते हैं डाइवर्स। डाइवर्स का क्या मतलब होगा? चूज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डाइवर्स का क्या मतलब होगा? वैरायटी, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों को क्या कहते हैं? डाइवर्स। डेजर्टेड का क्या मतलब होगा? क्राउडेड कहते हैं रश वाली जगह को, पॉपुलस भी रश वाली जगह को कहते हैं। डेजर्टेड का मतलब क्या है? अबेंडन। अच्छा, वैसे ये देखा जाए तो ये अबेंडन्ड होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपने सिनोनिम अगर लिखने हों तो उसकी वही जो पार्ट ऑफ स्पीच ऊपर दिया गया होता है उसी के मुताबिक चूज किया करें। अब अबेंड डेजर्टेड देखें, ये क्या है? एडजेक्टिव दिया गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव बना के दिया गया, इधर सिर्फ अबेंडन लिख दिया गया है, तो मेरे ख्याल में अबेंडन्ड होना चाहिए था। नर्चर्ड का क्या मतलब होता है? निग्लेक्ट या हिंडर, ये दोनों नहीं है, इसका भी प्रोटेक्टेड है, इसका भी सेम, अगर इधर नर्चर्ड आया हुआ है तो इधर भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए था। और इसके बाद जी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग अगर इसको हम पढ़ते तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग देखते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवल आर एंडलेस एंड सो वी कांट एम्फसाइज इनफ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ट्रेवल। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ट्रेवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ट्रेवलिंग से जितना आप सीखते हैं, वो कहा जाता है कि किसी एक भी जगह के बारे में 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि उसको एक दफ़ा विज़िट कर लिया जाए। ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहा जाता है कि आज से कुछ सदियां पहले जब वो कोई मास्टर, मतलब जिसको आज हम एमए या बैचलर ऑनर्स कहते हैं, जब 16 साल वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता था, तो ये रिसर्च सिस्टम तो बाद में आया है। उससे पहले उसको 2 साल दिए जाते थे कि फ़लाँ फ़लाँ इलाका या जो भी इलाका आप घूमना चाहें घूम के आएँ। उसके बाद आके समरी जमा कराएं कि आपने क्या सीखा है ट्रैवलिंग से, उसके बाद उसको डिग्री मिलती थी। द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट वन डायमेंशनल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपको एक ही सिमत में आपको फ़ायदा होता है। इट चेंजेस यू नॉट ओनली साइकोलॉजिकली बट आल्सो फिजिकली। अब आप पहाड़ों में जाएंगे तो उससे आपकी फिजिक भी स्ट्रांग होती है और मेंटली भी आप थोड़े से स्टेबल होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे अहम ये है, एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग इज रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम होम एंड वर्क। ठीक है, सबसे अच्छा ये होता है कि जब आप एक रूटीन वाली जगह को छोड़ के चले जाते हैं, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, जो आपको टेंशन्स होती हैं वो कम होती हैं। वाइल ट्रेवलिंग you break your daily routine and immerse yourself in a new surroundings and experiences। होता क्या है, आप उस पुरानी जगह से निकल के नई जगह पे चले जाते हैं ताकि आपको अच्छा एक्सपोजर हो। Being away from the work and your daily worries reset your mind। जाहिर सी बात है, अगर आप एक हेक्टिक रूटीन में रहते हैं जो आपको थकाती है, उससे आप निकल जाते हैं तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाती है। आफ्टर अ ट्रिप पीपल ऑफन फील रिजुविनेटेड। रिजुविनेट का मतलब है दोबारा जवान होना, एंड रिफ्रेश्ड। Besides, it is also proven that the traveling boosts your mood and even increases your happiness। कि इससे आपका मूड भी बेहतर होता है और आपकी हंसने की जो सलाहियत होती है वो भी बढ़ जाती है। हैप्पीनेस हैज़ a lot of implications such as promoting a healthy lifestyle। और इससे आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी हो जाता है। बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, आपका कुव्वत निज़ाम मुदाफ़ियत भी स्ट्रांग हो जाता है। प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड रिड्यूसिंग द पेन, और आपकी अजियतें भी कम हो जाती हैं। इन एडिशन टू द माइंड, जहन की बात में इजाफा करते हुए ट्रेवलिंग पॉजिटिवली अफेक्ट्स द बॉडी। आपकी बॉडी पे भी उसके मुस्बत असरात होते हैं। स्टडीज हैव आल्सो फाउंड दैट द ट्रेवलिंग रिड्यूसेस द रिस्क्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। दिल की बीमारी, कार्ड किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर, दिल की बीमारियों से भी इसके असरात जो होते हैं वो कम होते हैं। जो इंसान ट्रेवलिंग करता है दिल की बीमारियों में कम मुब्तला होता है। A study conducted by the Global Commission on Aging and Transamerica Center of the Retirement Study discovered that the both men and women who travel at least twice a year are less likely to have the heart attack or die from another heart disease
than those who only vacation every 6 year or more। अब देखें जो साल में 2 बार टूर के लिए कहीं निकल जाते हैं, ये स्टडी बताती है कि उनको हार्ट अटैक भी कम आते हैं। After reading the above mentioned paragraph, conduct an oral communication activity on the following lines। तो ये आपकी क्लास की ग्रुप डिस्कशन है जिसमें आप बताएंगे कि ट्रेवलिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरह होते हैं। उसके बाद देखें, identify the prepositional phrase, adjectival phrase and adverbial phrase in the following sentences। The girl in the pink dress is our neighbor। अब ये जब इन द पिंक ड्रेस गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल क्या है, हमारे पास नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। शी सैंग विद अ स्वीट मेलोडी। सैंग क्या है, हमारे पास वर्ब है, विद अ स्वीट मेलोडी क्या हो जाएगा, हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। विद देयर इज अ क्रिकेट मैच ऑन संडे। ऑन संडे किस चीज के बारे में बता रहा है कि कब वो मैच होगा, तो ऑन संडे हमारे पास ये इज के बारे में बता रहा है। और जहां पे मेन वर्ब ना हो तो वहां पे ये इज आर एम को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या होता है, वो बाकी पार्ट को सब्जेक्ट के साथ मिलाता है। तो ऑन संडे हमारे लिए ये भी एडवर्बियल फ्रेज होगा। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी हैज अ क्लियर एंड स्वीट वॉइस। नेक्स्ट टू मी सिटिंग है तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। द एग्जामिनेशन हॉल इज साइलेंट एंड क्वाइट ड्यूरिंग द एग्जाम, तो ये भी हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। रॉबर्ट इज ड्राइविंग वेरी केयरफुली वाइल क्रॉसिंग द ट्रैफिक, तो ये भी हमारे लिए एडवर्बियल फ्रेज है। उसके बाद है जी चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये हम देखते हैं, रबी said to his friend, where did you keep my book? रबी asked his friend where he had kept his book। तो ये रूल हम पढ़ चुके हैं पहले किसी चैप्टर में, ठीक है। The little girl said, I have a pink frock। The little girl exclaimed proudly। ठीक है, आप इसको जिस तरह से चेंज करना चाहे, exclaim proudly भी कर सकते हैं, exclaimed with joy भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी लफ्ज तक स्टिक नहीं रहना, वो बहुत ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था कि एक ही लफ्ज से स्टिक रहना, आपका वो मीनिंग कन्वे हो जाए। द लिटिल गर्ल exclaimed proudly that she had a pink frock। Tim asked, why are you here? Tim inquired why I was there। ठीक है, here को क्या there में कन्वर्ट कर देना है। He said I am feeling happy। He exclaimed that he was feeling happy। तो सिंपल मैंने आपको पहले बताया हुआ था पिछली वीडियो में कि आपने इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड में यूज तब्दील कर। अब एम की क्या है, वाज है, ठीक है। Annie said I can't do it now। Annie replied that she couldn't do it at that moment। ठीक है, now को क्या कर देते हैं, at that moment। Henry said does he like it। Henry inquired if he liked it। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज हो गए। उसके बाद है जी रीड द sentences given below and rectify the mistakes keeping in mind the tenses and subject verb agreement। subject verb agreement ठीक करना है। Saad and his family lives, ठीक है, यहाँ पे lives आएगा। वन ऑफ द पैसेंजर्स, अब देखिए वन आ गया है तो इसके साथ वाज आएगा। इंजर्ड इन द एक्सीडेंट येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे की बात हो रही है तो येस्टरडे के साथ वाज आएगा, ना कि इज आएगा। द सन सेट स्लोली बिहाइंड द माउंटेन, अब ये जो सन है ये सेट्स आएगा, ना कि सेट आएगा। नेक्स्ट वीक दे विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क फॉर 2 years। अब इस सेंटेंस की मुझे समझ नहीं आ रही, जिसको आए तो काइंडली वो कमेंट में बता दीजिएगा कि इसको क्या ठीक करना है इसका। द डॉग बार्क लाउडली वेन एवर एनी विजिटर। अब देखिए यहाँ पे बार्क्स आएगा, क्योंकि वेन एवर एनी विजिटर के जब कभी, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो बार्क्स आएगा, बार्क्ड नहीं आएगा। उसके बाद है कंपोज एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक, इंश्योर to use of the proper tenses and maintain a coherent sentence structure। employ the brainstorm। अच्छा, ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, इनकी मैं आउटलाइन डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बाद आपने, मैं रोक दूंगा उस ऐसे पे, आपने देख लेने हैं। तो टॉपिक 1 देखें, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आउटलाइन है इसकी। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, थीसिस। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, जो आपके पूरे एसे के बारे में बताती है। जैसे अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, उसकी जो डेफिनीशन होती है उसमें हमें डेफिनीशन में पता चल जाता है कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी क्या है।
तो इसी तरह हमें थीसिस स्टेटमेंट में भी हमारे एसे के बारे में पता चल जाता है कि वो क्या है। ठीक है, एक्सेसिव टेक्नोलॉजी रिलायंस हार्म्स रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट होगा। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट देंगे, सोशल आइसोलेशन, डिक्रीज फेस टू फेस इंटरेक्शन, के कैसे हम जो लाइव बैठ के गप्पें करते थे उसका जो चार्म था वो ख़त्म हो गया है। इंक्रीज लोनलीनेस, इससे क्या हो, तन्हाई बढ़ गई है। आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूँ और इसी आउटलाइन को फॉलो करके आगे जो ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट 2 देंगे, मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप बैठ के सामने बात कर रहे हो तो लहजा कुछ और होता है, लेकिन जो टेक्स्ट होता है अगर आप कुछ चैट करके भेजे, लिख के भेजे, तो वो बात रूड नज़र आती है। ठीक है, तो लैक ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा लहजा ये था। अब लहजे नज़र नहीं आते रिटर्न में, ठीक है, टाइपिंग में लहजे नज़र नहीं आते, जो कि लाइव नज़र आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड द रेफ्यूटेशन, टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज ग्लोबल कनेक्शंस, के कैसे कैसे वो फैसिलिटेट करती है, बट प्रायोरिटाइजेज द क्वांटिटी ओवर द क्वालिटी। ठीक है कि और ये बस सिर्फ क्वांटिटी के बारे में है, क्वालिटी पे ये कंप्रोमाइज करती है। कंक्लूजन क्या है, बैलेंस टेक्नोलॉजी यूजेज विद द फेस टू फेस इंटरैक्शन। अब इसी का ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये ऐसे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे 5 सेकंड रोकूंगा और ये आप देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं और इसी के साथ दूसरे की आउटलाइन डिस्कस करने लगा हूँ मैं। अब देखें, टॉपिक 2 है द फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आउटलाइन इसकी क्या होगी, इंट्रोडक्शन आप लेंगे, फिर वही बात, थीसिस स्टेटमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी विल डोमिनेट द फ्यूचर एनर्जी लैंडस्केप। ग्रोथ ड्राइवर्स उसके क्या क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, मिटिगेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें कैसे कैसे आएंगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे आएंगे, कि पैसा उससे कैसे बनेगा, ठीक है, कि कितना पैसे की बचत हो पाएगी। एमर्जिंग ट्रेंड के कौन कौन से नए ट्रेंड जो हैं वो निकल रहे हैं, सोलर एनर्जी एडवांसमेंट है, ऑफशोर विंड फार्म्स है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस है कि क्या कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, उसको कैसे कैसे उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। इंटरमिटेंसी एंड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, के उसके लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। पॉलिसी एंड रेगुलेशन, उसके बाद कंक्लूजन, रिन्यूएबल एनर्जीज प्रॉमिसिंग फ्यूचर, कि आपने बताना है कि हाँ ये दलाइल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बेहतर चीज़ है या बुरी है। तो ये उसी चीज़ पे ये आपके 2 पैराग्राफ हो गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के। और उसके बाद अगली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये ऐसे सेकंड टॉपिक भी ख़त्म होता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक देखते हैं। टॉपिक 3 है द कल्चरल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, आउटलाइन इसकी इंट्रोडक्शन देख लें, थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म बेनिफिट्स लोकल कल्चर्स एंड इकोनॉमी, के किसी किसी कल्चर में जब हम जाते हैं तो वहाँ के लोकली लोगों को कितना फ़ायदा होता है, उनके बिजनेस वगैरह, ये सारे मामला। कल्चरल बेनिफिट्स क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के कल्चर का आपको पता चलता है, उनके जो म्यूजियम वगैरह होते हैं वो आप विजिट करते हैं। प्रमोशन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, ठीक है, उससे लोकल ट्रेडिशन को प्रमोशन मिलती है, बजाय इसके कि हम गैर मुल्क के बारे में बात करते हैं, अपने मुल्क के बारे में भी हम बात करेंगे, ये जो कल्चर है ये इस तरह है, ये कल्चर इस तरह है। कम्युनिटी इंगेजमेंट है, ठीक है, कम्युनिटी के साथ हम मिलजुल के रहते हैं, हमें पता चलता है, हमारे ताल्लुकात बनते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जॉब क्रिएशन एंड इनकम जनरेशन है, ज़ाहिर सी बात है ट्रैवलिंग वाले इलाके में दुकानें, शॉप्स वगैरह सारे बिजनेस जब खुलते हैं जॉब क्रिएशन भी होती है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपको पानी प्रोवाइड किया जाता है, सड़कें अच्छी बनाई जाती हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड पॉवर्टी, इससे फिर गुर्बत का भी थोड़ा खात्मा होता है, गैर मुल्की भी इस आपके उस कंट्री में आते हैं। चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, ओवर टूरिज्म एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कि ज़्यादा अगर करना है तो रिसोर्सेज को कैसे मैनेजमेंट करना है। कल्चरल कमोडिफिकेशन, ठीक है, कल्चर को कैसे कैसे हमने वो करना है। पॉलिसी एंड रेगुलेशन, कि कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनानी है। कंक्लूजन फिर वही, सस्टेनेबल टूरिज्म एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिस सोल्यूशन पे आप पहुंचेंगे। आउटलाइन में ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं, आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जो पहला पैराग्राफ होता है हमेशा
ये क्या होता है हमारे पास, इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद बाकी जो होते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे कि किस किस तरह से आप उनको आगे लेके जा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ऐसे कंप्लीट हो गया। तो ये जो टॉपिक्स थे ये हो गए, आगे देखते हैं। तो मेरे ख्याल में हाँ बस ये ख़त्म होती है यहाँ पे। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें आपके लिए आसान हुई होंगी। थैंक यू सो मच।